गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम पढ़ेंगे मेहरुन्निसा के बारे में। मेहरुन्निसा मेहरुन्निसा को देख करके आपको एक बात तो ध्यान में आ ही गई होगी कि मेहरुन्निसा जहांगीर से संबंधित थी। जहांगीर से उसका विवाह हुआ था और वो जहांगीर की पत्नी थी, जो बाद में नूरजहां कहलाई थी। नूरजहां कहलाई थी और नूर महल कहलाई थी, और बाद में जो है वो शाहजहां बेगम कहलाई थी। मेहरुन्निसा जो नूरजहां, नूर महल और बादशाह बेगम कहलाई थी, बादशाह बेगम। विभिन्न इतिहासकारों की मान्यता है कि 1611 से 1627 तक का जो समय था जहांगीर के शासनकाल का, उसमें नूरजहां का जहांगीर पे और मुगल शासन कार्यों में मुख्य रूप से हस्तक्षेप रहा है। या राज सत्ता में अगर ये यूं कहें कि नूरजहां की ही चलती थी सत्ता, नूरजहां के ही हाथ में थी, कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मेहरुन्निसा के बारे में पता होना चाहिए। विभिन्न इतिहासकारों में मोतमिद खां के विवरण या फिर इरफान हबीब के द्वारा दिए गए विवरणों से जो है हम ये स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि उसके जो है बचपन के बारे में, उसके जन्म के बारे में। मेहरुन्निसा जो है तेहरानी, जो ख्वाजा मोहम्मद शरीफ तेहरानी थे, ख्वाजा मोहम्मद शरीफ तेहरानी, ख्वाजा मोहम्मद शरीफ तेहरानी की पोती थी मेहरुन्निसा, यानी कि ये मेहरुन्निसा के दादा थे। और ख्वाजा मोहम्मद शरीफ शाह तुशासफ के तहत एक मुख्य पद पे तैनात थे। शाह तुशासफ की मृत्यु के बाद जो है इनको वहां से जाना पड़ा था, और कुछ समय पश्चात शाह तुशासफ से निष्कासित होने के बाद जब ये कंधार में आए, तभी कंधार में जो है ख्वाजा मोहम्मद शरीफ तेहरानी की मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद ख्वाजा जो मोहम्मद शरीफ तेहरानी हैं, इनके पुत्र हैं ख्वाजा ग्यास बेग। ख्वाजा ग्यास बेग, ख्वाजा ग्यास बेग जो है उन्होंने ये सोचा कि क्यों न भारत की ओर रुख किया जाए, और वो भारत की ओर आने लगे। तो वो कंधार से चले ही थे अपना साजो सामान बांध करके। तो रास्ते में उनको जो है चोर लुटेरे डाकुओं ने लूट लिया। उनके पास कुछ नहीं था, वो बिल्कुल खाली हो गए थे। और यहाँ पे उनके सारा सामान लूट जाने के कारण एक भिखारी सी की स्थिति हो गई ख्वाजा ग्यास बेग की, यानी कि ख्वाजा ग्यास बेग अब बिल्कुल ही बेघर भी हो गए थे और जो है फटेहाल भी हो गए थे। तो उनकी फटेहाली को जो है बताया गया अकबर के पास जाकर के, और अकबर ने उनको अपनी राजधानी में बुला भेजा और यहाँ पे आकर के उनको एक पद पे जो है नियुक्त कर लिया, अपनी सेवा में रख लिया। और यहाँ पे अपनी सेवा में रख करके जो है वो ख्वाजा ग्यास बेग को यहाँ पे ऊंचा पद दे दिया गया और एक मनसबदार बना दिया गया। धीरे धीरे वो तरक्की करता गया और 1595 में वो दीवान ब्यूतात के पद पे नियुक्त हो गया। दीवान ब्यूतात। तो इस प्रकार से ख्वाजा ग्यास बेग की जो खूबियां थी उनको देख करके ही जो है उसको ये जो पद था ये नवाजा गया था। तो वो 1577 में हम बता दूं मैं आपको कि जब कंधार से वो चले थे, तभी जो है 1577 में कंधार में 1 साल की बेटी उनकी पहले ही थी, और 1 साल की बेटी के बाद जो है ये मेहरुन्निसा का जन्म हुआ था 1577 में कंधार में। और यहाँ पे 1577 में कंधार में जन्मी मेहरुन्निसा। उसके बाद उसके पिता की फटेहाली के चलते और यहाँ पे जो है वो अब
17 साल की उम्र की हो गई थी और 17 साल की उम्र के बाद इसका जो है विवाह कर दिया गया था। ईरान के एक मुख्य पद पे अली कुली खान के साथ उसका विवाह कर दिया गया था। अली कुली इस्ताजलू अली कुली इस्ताजलू, ये जो अली कुली इस्ताजलू था ये एक ईरानी था और पहले जो है शाह इस्माइल के अधीन जो है नौकरी कर रहा था। शाह इस्माइल के अधीन नौकरी कर रहा था। 1576 से 78 तक उसका एक मेजरदार रहा और कुछ एक दिन बाद जो है ये वहां से जो है शाह इस्माइल की मृत्यु के बाद भारत लौट आया। फिर ये अब्दुल रहीम खाना के संपर्क में आया जब वो ठट्टा में तैनात था और फिर मुल्तान के अभियान में जो है इसने अली कुली इस्ताजलू ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अब्दुल रहीम खाना को सहयोग दिया। उसकी सेवाओं के चलते उसको भी मुख्य पद दे दिया गया और ये सारी मेहरबानी अब्दुल रहीम खाना के प्रयत्नों से हुई और अकबर के शासनकाल में अब अली कुली खान भी जो है अकबर के अधीन एक मनसबदार के रूप में यहाँ पे अपनी सेवा देने लगा। तो इस प्रकार से मेहरुन्निसा का जीवन चल रहा था। तो कुछ एक समय बाद जो है जैसे ही वो अली कुली खान एक मनसबदार के रूप में यहाँ पे नियुक्त हो गया था, फिर वो सलीम से मिला, अकबर के पुत्र सलीम से मिला और सलीम को वो अपनी सेवाएं देने लगा। यहाँ पे सलीम को उसने काफी खुश कर दिया और खुश होकर के सलीम ने उसको शेर अफगान के पद से नवाजा। शेर अफगान, यहाँ पे सलीम के द्वारा शेर अफगान के पद से उसको नवाजा गया। शेर अफगान का पद पहले शेर खान के समय पे जो है काफी असाधारण हुआ करता था, अद्भुत हुआ करता था, लेकिन अब इस पद की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी, इतना ज्यादा महत्व नहीं था। तो यहाँ पे ये पद जो है थोड़ी सी सफलता के बाद ही कोई भी व्यक्ति जो है इस पद से नवाजा जा सकता था। तो शेर अफगान बन गया था वो। तो शेर अफगान के आगे का जो जीवन था, जब जो जहांगीर की गद्दी नशीनी के समय उसके शेष जीवन की यदि चर्चा करें तो कोई खास जो है ये हम सभी जानते हैं कि कैसे उसका आगे का जीवन बीता होगा और उसके जीवन का कैसे अंत हुआ होगा और बाद में जो है कैसे मेहरुन्निसा नूरजहां बनी होगी। तो उसके लिए विभिन्न इतिहासकारों के विवरण हैं जिसमें मोहम्मद खान लिखते हैं कि शेर अफगान धीरे धीरे तरक्की करता गया और फिर जो है उसको एक विश्वासघाती का साथ देने के कारण जहांगीर अब सम्राट बन चुका था। तो जहांगीर के समय में एक उसके मुख्य सूबेदार से उसकी झड़प हुई और मृत्यु हो गई। तो कुछ एक इतिहासकारों का ये भी मानना है जो ये मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, अपितु जहांगीर ने नूरजहां को देख लिया था और मेहरुन्निसा को देख लिया था। मेहरुन्निसा इतनी ज्यादा सुंदर थी, उसके रूप लावण्य में, उसके जो रूप सौंदर्य से वो मुग्ध हो गया और उस पर मुग्ध होने के कारण उससे वो विवाह करना चाहता था, इसीलिए उसने उसको षड्यंत्र के तहत मरवा दिया। लेकिन जो गंभीर इतिहासकार हैं वो इस बात से सहमत नहीं हैं। वो ये नहीं मानते कि ये जहांगीर ने मेहरुन्निसा के साथ विवाह करने के लिए किया था, बल्कि वो ये मानते हैं कि एक आपसी झड़प में जो है शेर अफगान की और जो कि अली कुली इस तालजू था उसकी और जो है झड़प में एक मुख्य सूबेदार के साथ जो झड़प हुई थी उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से मेहरुन्निसा उसके बाद जो अपने पति अली कुली इस्माइल इस तालजू के बाद मृत्यु के बाद सलीमा सुल्ताना बेगम की खिदमत में 4 साल रही और ये 4 साल उसने आगरा में बिताए। तो इस प्रकार से 1611 में एक दिन संयोग से वो जो है अपनी कुछ सखियों के साथ मीना बाजार आगरा में गई हुई थी, जहाँ पे जहांगीर सम्राट भी वहाँ पे जो है भ्रमण कर रहे थे। तो वहाँ पे उन दोनों की मुलाकात हुई और मेहरुन्निसा को देख करके जहांगीर मंत्रमुग्ध हो गए और उससे जो है मंत्रमुग्ध होने के कारण जहांगीर के जो
विचार थे वो जो है उससे शादी करने के लिए उसके पास प्रस्ताव भेजा और जो है उन दोनों के विवाह हो गया। यहाँ पे जब जहांगीर का 1611 में मेहरुनिसा से विवाह हुआ तब वो 35 वर्षीय एक परिपक्व महिला थी। हालांकि वो 35 वर्ष की थी लेकिन फिर भी वो काफी सुंदर थी और अपने रूप लावण्य से, अपनी बातों से, अपनी जो कूटनीतिक जो एक सूझ भरी बातें थी, जो एक बुद्धिमान दिमाग था, उससे जो है वो किसी को भी मुग्ध कर लेती थी। तो उससे जो है उसने बादशाह का दिल जीत लिया और यहाँ पे उन दोनों का विवाह हो गया। 1611 में जहांगीर और मेहरुनिसा का विवाह हो गया और विवाह के बाद जो है उसको नूरजहां, नूर महल की उपाधि से नवाजा गया और धीरे धीरे उसको बादशाह बेगम की उपाधि से नवाजा गया। तो यहाँ पे नूरजहां ही इतिहास में उसका फेमस नाम है, बादशाह बेगम उसके सिक्कों पे अंकित नाम है और नूर महल भी हालांकि जहांगीर ने उसको उसके लिए ही जो है नूर महल ही नाम भी उपाधि उसको ही दी थी, लेकिन इतिहास में वो नूरजहां के नाम से ही प्रसिद्ध है, वो नूरजहां के नाम से ही काफी फेमस है। तो इस प्रकार से विभिन्न इतिहासकार ये मानते हैं कि 1611 से 1627 का जो समय था वो जो है नूरजहां का समय था। इस पे नूरजहां का काफी प्रभाव रहा है। तो इसके बारे में वो क्यों ऐसा मानते हैं, विभिन्न इतिहासकारों के जो है अलग अलग विचार हैं, जिसमें हम बात करेंगे मोतमिद खां की और इरफान हबीब की कि वो ऐसा क्यों मानते हैं, और एक चौकड़ी समय की नूरजहानी चौकड़ी क्या थी उसके बारे में अब हम बात करेंगे। यहाँ पे नूरजहानी चौकड़ी क्या थी, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। नूरजहानी शब्द मतलब नूरजहां के जो बातें मानने वाले थे, जो नूरजहान के विश्वास पात्र थे। चौकड़ी चार लोगों का समूह कहा गया है। तो इसमें चौकड़ी में कौन कौन शामिल था, इसमें जो है शामिल थी नूरजहां स्वयं, नूरजहां, दूसरा नूरजहां का पिता जो ग्यास बेग की हमने बात की है, ख्वाजा ग्यास बेग को 1605 में जहांगीर ने सम्राट बनते ही उसकी योग्यताओं को देखते हुए आधे साम्राज्य का दीवान घोषित कर दिया था और ग्यास बेग को इत्मादुद्दौला की उपाधि से नवाजा था। इत्मादुद्दौला की उपाधि से नवाजा था और ये जो इत्मादुद्दौला था इनका पिता ही था। और ये जो ख्वाजा ग्यास बेग था, तो दूसरा जो है पार्ट ये था, तीसरा जो पार्ट था वो था आसफ खान और जो चौथा था वो था खुर्रम, शहजादा खुर्रम। तो विभिन्न इतिहासकार जो है इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें नूरजहानी चौकड़ी के बारे में मोतमिद खां लिखते हैं, मोतमिद खान। तो यहाँ पे मोतमिद खान नूरजहानी चौकड़ी की चर्चा करते हैं। इस नूरजहानी चौकड़ी के बारे में मोतमिद खान का कहना है कि नूरजहान के प्रभाव के कारण अब उसके मुख्य पदों के धनी उसके मुख्य विश्वास पात्र थे। जो नूरजहां के रिश्तेदार थे, विश्वास पात्र थे, चाहे वो नौकर ही क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को मुख्य पद दिया गया था। हालांकि इसकी बात से अन्य इतिहासकार सहमत नहीं है, लेकिन मोतमिद खां अपने विवरणों में यही जो है प्रकट करते हैं, यही दर्शाते हैं कि नूरजहान के कारण जो है इत्मादुद्दौला को वजीर का पद प्राप्त हुआ था, आसफ खान को मीर बख्शी का पद मिला था और शहजादा खुर्रम को भी जो है मुख्य पद मिला था। और इन चारों की ही मुख्य भूमिका थी राज सत्ता में, जिसके कारण से नूरजहानी चौकड़ी कहलाई इन चार लोगों का समूह। और जो उस समय की सत्ता के जो मुख्य पद अधिकारी थे वो दो भागों में बंट गए थे। एक तो नूरजहान का जो सहयोग करने वाले थे उसके विश्वास पात्रों का वर्ग था, दूसरा जो वर्ग था वो था जो उसके खिलाफ थे, जो नूरजहान की सत्ता को खत्म कर देना चाहते थे और ख्वाजा शाह को जो है वो जो है राजा बनाना चाहते थे। तो यहाँ पे इस प्रकार से
मोहम्मद खां अपने विवरणों से नूरजहानी चौकड़ी की चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने इत्माद-उद-दौला को इतना महत्वपूर्ण पद दे दिया था। लेकिन इनकी बात गलत यहाँ से साबित हो जाती है कि जो जहांगीर है, जहांगीर अपने जो आत्मकथा है उसमें लिखता है कि इत्माद-उद-दौला एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही जो है एक रणनीतिज्ञ व्यक्ति था। उसकी अच्छी बातों के कारण, उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों के कारण, उसके अच्छे कार्यों के कारण उसको महत्वपूर्ण पदों से नवाजा गया था। जिसमें जहांगीर अपने विवरण में लिखता है कि जब वो सम्राट बना तो उस समय इत्माद-उद-दौला के पास केवल 1500 का ही मनसब था, लेकिन उसके बाद उसने उसकी योग्यता को देखते हुए एकदम से 4000 का उसको मनसब दे दिया और धीरे धीरे करके उसकी संख्या बढ़ा करके 30,000 कर दी गई। 30,000 मनसब जात और सवार का मनसबदार उसको बना दिया गया। यहाँ पे वजीर का पद उसको दे दिया गया। ऐसे ही आसफ खां के बारे में है। आसफ खां भी एक बुद्धिमान, चतुर और योग्य सेनापति साबित हुआ, जिसके कारण उसको मीर बहरी का पद दिया गया था। शहजादा खुर्रम जो है वो अपने आप को, अपनी योग्यता को पहले ही जहांगीर के सामने पेश कर चुका था, जिसके कारण से वो तरक्की करता गया था। यहाँ पे उसके द्वारा जो चित्तौड़ अभियान किया गया था, चित्तौड़ अभियान में परवेज ने कोई खास भूमिका अदा नहीं की थी, बल्कि वो असफल हो गया था। और इधर जो शहजादा खुर्रम था उसकी बदौलत ही यहाँ पे चित्तौड़ अभियान जो है सफल हुआ था। चित्तौड़ अभियान उसने जीता था और इसके कारण ही उसको शाहजहां और 30,000 का मनसबदार जो है बनाया गया था। तो उसके साथ ही उसको जो है उसके बाद दक्कन भेज दिया गया था। और यहाँ पे उसके यदि बाद की उसके उत्तराधिकार की बात करें कि आगे की जहांगीर ने उत्तराधिकार के लिए कैसे, तो यहाँ पे कैसे उसका नाम जो है अंकित किया था, तो उसमें जो है हिसार फिरोजा की जो जागीर थी उसको खुर्रम के नाम किया था। यहाँ पे हिसार फिरोजा जो है जहांगीर ने खुर्रम को दिया था। और हिसार फिरोजा शहजादा जो होता है उसको ही दिया जाता था। तो इससे साबित हो जाता है कि ये सारे ही नूरजहानी चौकड़ी का हिस्सा ना हो करके, बल्कि केवल कुछ एक ईर्ष्यावश उस समय के इतिहासकारों ने उसको नूरजहानी की चौकड़ी बताया है, बल्कि ये सारे ही लोग इतने ज्यादा बुद्धिमान थे, इतने ज्यादा अच्छे रणनीतिज्ञ थे, इनमें इतनी ज्यादा योग्यता थी कि ये योग्यता के बल पे ही अपने पदों पे आगे जो है अपने आप को साबित करके ही ऊंचे पदों को प्राप्त कर पाए थे। तो इसके बाद जो है यदि हम नूरजहां के शासन की बात करें तो 1620 तक जो है जहांगीर का ही प्रभाव था। और यहाँ पे 1620 तक ये सारे ही लोग इसके हिमायती थे। 1620 के बाद शाहजहां खुर्रम के और नूरजहां के संबंध खराब हो गए। उनके खराब संबंधों के चलते बाद में जो है उनके संबंधों में दरार आ गई और यहाँ पे शहजादा खुर्रम उनसे रुष्ट हो गए। तो यहाँ पे नूरजहां के साथ इसके संबंधों का खराब होना और इसका जो है विभिन्न जगहों पे विद्रोह करना और जहांगीर के खिलाफ खड़े होना जो है इस बात का सबूत है कि जो ये नूरजहां चौकड़ी में कभी शामिल न रहा होगा। और बाद में अपने पति के सम्मान प्रतिष्ठा को हानि न पहुंचे, इसीलिए 1622 से लेकर के 1627 का जो समय था उसको जो है नूरजहां का समय कहा जा सकता है। कि इस समय में नूरजहां ने पूरी कोशिश की कि जो राज्य के प्रति ईर्ष्यालु जो लोग हैं, जो राज्य को जो है यहाँ से खत्म करके राजगद्दी को हड़पना चाहते हैं, उनसे कैसे पूर्णतः जो है अपने राजा को, अपने पति के पद को बचाया जाए और राजकार्य को, राज सत्ता को बचाया जाए। इसके लिए उसने काफी कोशिशें की। हालांकि इरफान हबीब लिखते हैं कि जब नूरजहां जो है सत्ता में आई और वो अपने पति की बीमारी वश जो है वो जो झरोखा था उसमें झरोखे में खुद आती थी और वहां से अपने द्वारा जारी फरमान को जो है बोलती थी, जो आगे अमलों के द्वारा लिखे जाते थे। उसके द्वारा बोले गए फरमान आगे अमलों के द्वारा लिपिबद्ध किए जाते थे और वो जो है आगे आकर के सारे ही कार्य राज सत्ता के स्वयं देखती थी, स्वयं संभालती थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसने अपने पति
की बीमारी के चलते, उसके खराब स्वास्थ्य के चलते जो उस समय की राज सत्ता थी, जो उस समय की जो मांग थी, उसको पूरा करते हुए सत्ता में एक मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन और जो इतिहासकार हैं वो इस बात से सहमत नहीं है। वो यही कहते हैं कि नूरजहान की सत्ता में पैठ, उसकी सत्ता की जो भूख थी, उसके चलते ही शहजादे खुर्रम से उसके संबंध खराब हुए थे। तो यहाँ पे 1627 तक जो उसने राज कार्य किया, वो इस बात से भी साबित हो जाता है कि उसके द्वारा जो मुद्राएं निष्कासित की गई, हालांकि चांदी के सिक्के उस पे जो लेख अंकित होता था वो बादशाह बेगम से शुरू होता था, यानी कि और सिक्कों पे तो उन दोनों के नाम जो है लिखे ही जाते थे। चांदी के सिक्के पे बादशाह बेगम से किसी भी लेख की शुरुआत होती थी, और बादशाह बेगम जो है नूरजहान को दी गई शहजादा जो बादशाह जहांगीर थे उसके द्वारा जो है नूरजहां को दी गई उपाधि थी। तो इस प्रकार से नूरजहान का जो चरित्र है, सत्ता की एक भूखी या फिर एक बुद्धिमान औरत के रूप में जो है विभिन्न इतिहासकार इसको प्रतिष्ठित करते हैं। तो यहाँ पे जहांगीर के समय में नूरजहान का काफी प्रभाव रहा सत्ता पे, और उसके रिश्तेदारों का सत्ता में आना, इस बात से जो है कोई भी इतिहासकार नकार नहीं सकता। इस बात से वो इनकार नहीं कर सकते कि नूरजहान ने कोशिश की होगी अपने रिश्तेदारों को, अपने जो सगे संबंधी थे उनको ऊंचे पद दिलाने की, और उनकी कोशिशों के बावजूद ही ऐसा हुआ होगा। तो इस प्रकार से नूरजहानी चौकड़ी जो है मुगल दरबार में सर्वोपरि स्थान रखती थी। और जो नूरजहानी चौकड़ी है, इसकी परिकल्पना केवल मोतमिद खां ही करता है, अन्य इतिहासकार जो है ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नूरजहां के परिवार के हाल के एक अध्ययन में इरफान हबीब कहते हैं कि इत्मादुद्दौला और उसके परिवार के जो पद थे, महत्वपूर्ण जो पद उन्होंने प्राप्त किए, 1611 से 1622 का जो समय में था उसमें ही प्राप्त किए थे। तो उसका प्रभाव तो 1622 के बाद ज्यादा हुआ था, जब जहांगीर की सेहत खराब रहने लगी थी और यहाँ पे सत्ता जो है सारी नूरजहान ने अपने हाथ में ले ली थी। तो यहाँ पे अब पहले ही उन्होंने अपनी योग्यता वश वो इतने महत्वपूर्ण राज्य के जो पद थे वो प्राप्त कर लिए थे, तो बाद में हम कैसे कहें कि बाद में उन्होंने ऐसा किया होगा या बाद में कोई भी पद उन्होंने प्राप्त किए होंगे नूरजहां के प्रभाव में आके। तो विभिन्न इतिहासकारों के इन मतों से हम ये जो है निर्णय निकाल सकते हैं कि हालांकि नूरजहान का जो प्रभाव था उस समय जो है उसने उस प्रभाव के चलते अपने सगे संबंधियों को पदों से तो नवाजा, हालांकि लाहौर, मुल्तान, ठट्टा, ग्वालियर, ये जो भी जो उस समय के मुख्य सूबे थे उनमें नूरजहान के जो रिश्तेदार थे, जो सगे संबंधी थे, ये सारे ही उनके अधीन जो है विभिन्न इतिहासकारों ने बताए हैं। तो इस बात से हम नकार नहीं सकते इस बात को कि नूरजहान का प्रभाव था, इसके कारण ही विभिन्न पद जो है उसके विश्वास पात्रों को दिए गए थे। तो यहाँ पे जो है विभिन्न इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि दो गुट थे जिसमें हमने बात की है। एक तो जो गुट था वो है नूरजहान को सहयोग करने वाला, दूसरा जो गुट था वो जो था नूरजहान से ईर्ष्या करने वाला। तो ये जो दो गुटों की बात की है ये जो है उमरा वर्ग और नूरजहान के विश्वास पात्रों के संदर्भ में कहा गया है। नूरजहान के विश्वास पात्र तो ये मानते थे कि बादशाह की सेहत खराब होने के कारण वो जो है राज कार्य चला रही है, और जो दूसरा जो वर्ग था, उमरा जो वर्ग था, वो एक पर्दे में ही औरत का रहना मान रहा था कि औरत को पर्दे में ही रहना चाहिए। जिस सम्राट का स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए किसी और को जो है सम्राट की पदवी दे दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से वो विभेद इतिहासकारों ने लिखा है। इरफान हबीब उसके बारे में जो है लिखते हैं कि वो विभेद था और उस हिसाब से दो वर्ग निर्धारित किए गए थे, ना कि नूरजहानी चौकड़ी या उससे ईर्ष्या करने वालों के रूप में दो वर्ग। तो इस प्रकार से नूरजहानी चौकड़ी के बारे में जो है ये प्रतिक्रिया विभिन्न इतिहासकारों की रही है। तो यहाँ पे मोतमिद खान ही नूरजहानी चौकड़ी की विस्तृत व्याख्या करते हैं, जो कि अन्य इतिहासकारों के विवरणों में नहीं जो है मिल रही हमें। तो ये नूरजहानी चौकड़ी केवल मोतमिद खान नूरजहान से ईर्ष्या शायद ही ऐसा लिख रहे हैं। तो इस प्रकार
नूरजहानी चौकड़ी में जिन व्यक्तियों के नाम है वो अपनी योग्यतावश ही, अपने योग्यता के कारण ही जो है विभिन्न ऊंचे पदों के अधिकारी बन पाए थे, ना कि नूरजहान को सहयोग देने के कारण। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने नूरजहान के बारे में अध्ययन किया। नूरजहान जो मेहरुनिशा थी कभी, और जो ख्वाजा ग्यास बेग जो बाद में इत्मादुद्दौला के नाम से जो है नवाजा गया जहांगीर के द्वारा 1605 में राजा बनते ही, उसकी योग्यताओं के कारण, उसकी पुत्री थी और उसने जो है अपनी कूटनीति के चलते 35 वर्ष की आयु में जहांगीर से विवाह किया और विवाह के बाद जो है सत्ता में मुख्य भूमिका निभाई। तो यहाँ पे नूरजहानी चौकड़ी की विभिन्न इतिहासकारों ने जो विभिन्न विवरण दिए हैं उनके बारे में हमने आज चर्चा की है। इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे। और नूरजहान ने इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है ये जो है काफ़ी बार एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसने बनवाया था, तो वो नूरजहान ने बनवाया था। और ये मकबरा है जो आगरा का जो ताजमहल है वो जो है इसको देख करके बनवाया गया है। उसकी जो नक्शा है वो इत्मादुद्दौला के मकबरे को देख करके ही जो मुमताज का जो मकबरा है या ताजमहल है वो बाद में बनवाया गया है। तो इतना सुंदर, इतना विलक्षण था इत्मादुद्दौला का मकबरा जो नूरजहां ने बनवाया था। और इत्मादुद्दौला जो है नूरजहां के पिता थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे का जो लेक्चर है उसमें हम जहांगीर का साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।